Hello students, welcome back to my channel KOTHARI classes. My name is Vijaya Kothari and we are back with the new video. As I said, we will be discussing about very most important questions. I should say most important questions, 15 most important. तो हम इस वीडियो में सेकंड बुक का चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट. ठीक है, तो ये अभी मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो फर्स्ट चैप्टर की हैं. उसके बाद हम सेकंड थर्ड दोनों बुक को साथ लेकर चलेंगे. आई डोंट वांट कि एक पार्ट आपका वीक हो जाए या एक पार्ट स्ट्रांग. मैं दोनों ही पार्ट्स को स्ट्रांग चाहती हूँ. बोथ द बुक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एनी ड्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन जो है वो है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रेस्ड विद डेस्टिनी का क्या अर्थ है. हिंदी में मुझे भी काफी अजीब लगा, बट समझने के लिए हम ट्रेस्ड विद डेस्टिनी का क्या अर्थ है वो बोलेंगे. तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारे पहले आफ्टर फ्रीडम जो पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, इनका नाम आप सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इनका एक प्रसिद्ध भाषण था, इनकी एक फेमस स्पीच थी जो कि इन्होंने 1947 में 14-15 अगस्त की रात को दिया था. इसीलिए मैंने 14-15 बोला है. तो इसी का नाम क्या था? ट्रेस्ड विद डेस्टिनी. जवाहरलाल नेहरू की जो एक प्रसिद्ध भाषण था. तो यह भाषण उन्होंने कहाँ दिया था? ये संविधान सभा में दिया था. तो अपना जो इनका विशेष सत्र था इसको संबोधित करते हुए. तो एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के पीछे का क्या सिद्धांत था. आई थिंक ये क्वेश्चन 2012 या 13 इसके आसपास आया हुआ है, या 10 में ऑल इंडिया. तो यहाँ पे बोला गया कि विभाजन के पीछे का क्या कारण था, कौन सा सिद्धांत था. एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा लिखना है कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया था, कि जिन एरियाज में मुस्लिम लोग ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनको अलग कर दिया जाएगा और वो इस तरीके से मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बन जाएगा, अर्थात पाकिस्तान. और शेष भाग जो है वो क्या रह जाएगा? हिंदुस्तान. इसको भारत का नाम दिया जाएगा. तो 1947 में भारत के विभाजन के पीछे धार्मिक जो बहुसंख्या थी उसको विभाजन का आधार बनाया गया था. इस प्रकार मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र पाकिस्तान तथा शेष क्षेत्र आपका भारत निश्चित होगा. ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, 2010 में आया हुआ है. इसके बाद क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था. आपको पता है भारत में जो स्वतंत्रता के बाद का जो माहौल था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था समझने के लिए, और उनके लिए निर्णय लेना इतना आसान नहीं था. हम आर्थिक रूप से समस्याओं को देखें, धार्मिक रूप से समस्याओं को देखें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो रजवाड़ों से रिलेटेड है. अब यहाँ पे जो रजवाड़े थे वो भी एक दो तो नहीं थे. आपको रजवाड़ों की संख्या मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. कितने थे? आई कैन से अराउंड 500. यू हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट डिजिट. ओके, तो 500 समथिंग थे. तो रजवाड़े चाहते थे ये उनका रजवाड़ों की जो संख्या थी उनके हिसाब से उनको बाद में डिसाइड करना था कि चाहे तो अपनी इच्छा से, चाहे तो भारत, जब हमारा आजादी वाला टाइम था तो वो चाहे तो भारत में रहे या पाकिस्तान में हो जाए, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे. यह निर्णय करने का अधिकार राजाओं का ही था. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ है, यह एक सहमति पत्र था. ठीक है, सहमति पत्र था जिन पर रजवाड़ों के जो शासक थे, किंग थे, उनको भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करने पड़ते थे. इस हस्ताक्षर का अर्थ ये होता था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए राजी हैं, क्योंकि जिस तरीके से रजवाड़े पूरे देश में फैले हुए थे तो देश को एक संघ के रूप में रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल था. तो उस समय में इस सहमति पत्र पर साइन कराए गए, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या फिर ट्रेस्ड विद डेस्टिनी, इनकी डेफिनेशंस आगे पीछे कर देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रजाकार कौन थे. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 1 नंबर में भी आता था, 2 में भी आ सकता है. रजाकार कौन थे? आप जब यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे कि जब रजवाड़ों का विलय कराया गया तो वो इतना आसान नहीं था, और उनमें से एक जो एरिया था वो रजाकार, वहां के जो शासक होते थे उन्हें हम हैदराबाद के जो शासक होते थे उन्हें हम रजाकार कहते थे. तो रजाकार इज बेसिकली, रजाकार हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल थे. ठीक है, जो वहां के अर्धसैनिक बल थे, मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि हैदराबाद के निजाम, लेकिन निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे उन्हें हम रजाकार कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद के लोगों के लिए जो कि सैनिक बल थे, और ये बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी होते थे. इनके बारे में काफी सारी स्टोरीज हैं. निजाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों को दबाने के लिए कहा.
उनका प्रयोग करने के लिए कहा। तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जो लोग आपके साथ हैं, आपकी प्रजा बनकर आपके साथ रह रहे हैं, टाइम आने पर आपने उनके खिलाफ ही सबसे अत्याचारी लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, तो वहां पर आप फिर 1 मिनट नहीं टिक सकते, इसीलिए उनका पतन हुआ। तो रजाकार का यहाँ पे अर्थ है हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल, जो कि बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। इस क्वेश्चन की वेटेज, इस पॉइंट की वेटेज इससे ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया। अब ये जो 1956 है ना, ये वाला पॉइंट आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे बार बार। तो इनका पुनर्गठन क्यों किया गया। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इतना प्रॉब्लम क्यों आया जब 1956 में हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, तो ये एक मुद्दा कैसे बना। तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान अलग बनाया गया, बंटवारा हुआ, तो हमारे नेताओं को, ये जो लीडर्स थे, उन्हें पहले से ही ये डर था बहुत ज्यादा कि जब हमें पुनर्गठन करने की बात आएगी, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, तो हम किस आधार पर करेंगे। और सब कुछ बात मिलाकर एक ही चीज सामने आई कि भाषा के आधार पर ही पुनर्गठन होगा। लेकिन ये डर था बहुत ज्यादा कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन ना हो जाए, टुकड़ों में ना विभाजित हो जाए, क्योंकि जो हमारी पास्ट है, जो हमारी पास्ट में हुआ है बंटवारा, उसको लेकर सभी नेता डरे हुए थे कि जो हमारे बंटवारा हुआ वो तो सही तरीके से नहीं हो पाया, तो आगे हमारे देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा पैदा ना हो जाए। इसलिए इन्होंने लोकतंत्र की भावना को कायम रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उन्होंने कहा हम सही तरीके से इन चीजों को करेंगे, लेकिन आधार हमारा भाषा ही रहेगा, और कुछ सीमा तक राज्यों की क्षेत्रीय व भाषाई स्वायत्ता को भी हम बरकरार रखेंगे। जो कम भाषाई वाले लोग हैं, जिनकी संख्या कम है लेकिन उनकी भाषा का भी महत्व है, तो उस स्वायत्ता को भी हम बरकरार रखेंगे। काफी सारे संघर्ष हुए, उसके बाद बाध्य होकर केंद्र सरकार ने क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो ये क्वेश्चन भी अलग आता है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और काफी सारी चीजें हुई, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कौन भूख हड़ताल पे बैठा, ये सारी चीजें। और जिसका काम क्या था, पुनर्गठन आयोग बनाए, ये काम भी पूछे जाते हैं, इसके क्या कर रहे थे, राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था, किस तरीके से सीमांकन होगा, तथा इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का समर्थन किया कि हाँ, भाषाई रूप से ही हम पुनर्गठन कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो इस आयोग की रिपोर्ट के आधार आपको यही सारी चीजें लिखनी है, शॉर्ट में ही आएगा लेकिन फिर भी डिटेल पता होनी चाहिए, वरना आप लिखोगे क्या, अब इधर उधर की बातें लिखोगे तो नंबर मिलेंगे नहीं, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। तो इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फिर 1956 में हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो आयोग और अधिनियम, इन दोनों की ईयर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके आधार पर कितने राज्य बने, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये तो उस टाइम की बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज प्रेजेंट वर्तमान में कितने हमारे केंद्र शासित और कितने राज्य हैं चेंजेस होने के बाद। तो ये भी एक क्वेश्चन अगर आ सकता है, क्योंकि 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद, कि अब कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि मुस्लिमों के हितों की बात करते थे। इसका अर्थ क्या था, तो ये भी 2000 आई थिंक 10 में या 13 और 14 में आया है, 14 में भी आया है लेटेस्ट। तो इसका अर्थ क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वि राष्ट्र से आप समझ रहे हो, द्वि मतलब 2, कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम की 2 कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश अर्थात पाकिस्तान की मांग की थी कि भाई ये कोई एक कौम का देश नहीं है बल्कि हिंदू और मुसलमान 2 नाम की 2 कौमों का देश है। तो ये एक साथ तो भाई बहुसंख्या है इनकी, तो एक साथ रह नहीं सकते, इनका ये मानना था। तो इसी कारण मुस्लिम लीग ने क्या बोला, मुस्लिमों के जो हिमायती है, कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम एक अलग देश अर्थात पाकिस्तान की मांग करते हैं। यही द्विराष्ट्र सिद्धांत था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत विभाजन के परिणाम बताइए। तो ये आपको इसमें 1-2 पॉइंट पता होने चाहिए, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो अगर ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो उसके बाद सबसे पहली दिक्कत क्या थी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा, एक यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत ही ज्यादा आकस्मिक, सडन और अनप्लैंड, अनियोजित था, जिससे
इसे हम इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण कह सकते हैं। तो बहुत बड़ी जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, पहला परिणाम ये है। कम से कम आपको 4 परिणाम पता होने चाहिए। अब जो दूसरा है सांप्रदायिकता के आधार पर बहुत ज्यादा मारकाट हुई। विभाजन के कारण जो धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को बहुत ज्यादा मारा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि शरणार्थी शिविरों में लोगों को रहने के लिए जगह दी गई, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता था। और वहां पर लोगों ने क्या किया कि अपने घर की बेटियों को देखा कि अगर इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। कई लोग औरतों को, स्त्रियों को अगवा कर रहे थे, जबरदस्ती उनसे शादी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने घर की बेटियों को मार भी दिया। तो लोगों को, अगर हम बात करें शरणार्थियों में, उन्हें काफी महीनों तक रहना पड़ा और उनकी जन की, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जन धन दोनों, इनकी बहुत ज्यादा हानि हुई। तो तीसरा परिणाम ये था। चौथा परिणाम ये था कि जो हम सबको पता है, सरकारी संपत्ति का भी विभाजन हुआ। आपकी बुक में भी है कि विभाजन के कारण सरकारी वित्तीय संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। ऑफिस की हर एक चीज का, रेलवे कर्मचारियों का, सबका विभाजन हुआ। तो ये 4 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या थी? तो इन्हीं की भूमिका थी सबसे ज्यादा। जब हम बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको पता है कि ये भी हमारे मोदी जी की तरह गुजरात से बिलोंग करते हैं और काफी लंबा इनका इतिहास रहा है, आंदोलन में भी और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में भी। तो जब रजवाड़ों की समस्या आई थी, तो हर रजवाड़े में जाकर वहां के नेताओं, वहां के राजाओं से बात करना और उनको मनाना कि वो भारत में विलय करें और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करें, ये सारा काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ही सूझबूझ से, कि कोई भी नाराज ना हो जाए, उनको इन बातों को समझाना कि अगर वो अलग रहते हैं तब उनका इतना विकास नहीं है जितना कि संघ में शामिल होकर रहने के साथ। तो इन्होंने कई सारी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था और कई सारी रियासतों पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर भी हस्ताक्षर करवा लिए थे। पर 4 ऐसी रियासतें थी जिनको शामिल करने में बहुत कठिनाई हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 कौन सी इनकी रियासतें थी? इसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। और जूनागढ़, हैदराबाद, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैदराबाद और मणिपुर, जिसपे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष 3 चुनौतियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 10, 12, 14 सब में आया हुआ है। तो आई थिंक ये इस बार शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। वो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। कि पहली, आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधताओं का देश है भारत। यहाँ पर भाषा को लेकर, धर्मों को लेकर, संस्कृति को लेकर बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। तो पहली समस्या ये थी कि हमें इन्हें एकता की स्थापना करनी है, ठीक है, एकता बनी रहे। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी सारी विविधताओं को देखते हुए भी सब एकता के साथ रहें। दूसरा पॉइंट ये था लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इतना बड़ा देश है, पहले संविधान बनाना है, फिर मौलिक अधिकार देने हैं। तो इस सारी चुनौतियों के साथ लोकतंत्र की स्थापना भी हो पाए, तो ये एक चुनौती थी कि लोकतंत्र कैसे स्थापित करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सभी की भलाई के लिए विकास करना। तो सभी की भलाई करना मतलब समानता का बर्ताव करना, सभी जो वंचित वर्ग हैं या अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो संख्या में कम है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो सभी की भलाई के लिए विकास करना, सभी वर्गों का विकास कर पाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। इसके बाद इसमें 10th क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूरा क्रम जानना चाहते हैं कि विकास, इस पूरी धारणा का विकास कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि आपको इसमें 4 से 5 पॉइंट पता होने चाहिए कि शुरुआती दौर में भारत को लगा कि अगर भाषाई राज्य अगर हम पुनर्गठन करेंगे तो शायद पृथकतावाद का जन्म ना हो जाए। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि सभी राज्य ऐसा ना हो कि अपनी भाषाई स्पेशलिटी को देखकर कि हाँ भाई हमारा मान लीजिए असम देश है, असम राज्य है और मध्य प्रदेश हो गया, सब अपनी अपनी भाषाओं को लेकर, गुजरात, महाराष्ट्र, कि हमें अलग ही कर दीजिए, हमारी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। तो इन्हें ऐसा डर था कि अभी तो देखिए हमारा बंटवारा हुआ है तो राज्य पृथकतावाद को जन्म दे दे, ऐसा उन्हें डर था। लेकिन भारत ने धीरे धीरे क्या किया, संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए भाषाई राज्यों का पक्ष लिया।
तो ये पहला पॉइंट था। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। मैंने इसका आपको वर्ष भी बताया है 1953, और इसमें राज्यों का सीमांकन करने के लिए, इसकी देखरेख के लिए ही राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसका मुख्य उद्देश्य था सीमांकन को ध्यान में रखना। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956, पारित किया गया। इसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद भाषाई राज्यों ने लोकतंत्र व्यवहार बर्ताव को बनाए रखा कि भाषाई आपकी विशेषता है भाषा उस राज्य की, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से सब एक दूसरे के साथ रहे और पृथकतावाद की संभावना को सबसे कम कर दिया गया। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। तो हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि ये 10 क्वेश्चंस जो सेकंड बुक के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और इन्हें बार बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी कितनी बार आए हैं। एंड to get more updates, be in touch, like, share and subscribe our channel. Thank you so much.